हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कि क्या पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या पार्लियामेंट संविधान की मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो उसके बारे में देखने के लिए हम देखते हैं। तो उससे पहले आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में बताया गया कि संविधान मतलब संविधान कह रहा हूँ कि मतलब राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि क्या करेगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करेगा, न्यून करेगा या उनको समाप्त करने की कोशिश करेगा। ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा। वही आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 15 के 4 जोड़ा गया और आर्टिकल 31 बी जोड़ा गया और 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। तो आर्टिकल 15 के 4 क्या कहता है कि राज्य कोई भी मतलब राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, जिसमें से एससी और एसटी क्या है शामिल है, उनको क्या काम करेगा, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको प्रावधान कर सकता है। वहीं आर्टिकल 31 बी में कहा गया कि जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में ऐसा क्या रख दिया गया, क्यों रखा गया। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उस पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया कि संपत्ति के अधिकार की और जो समानता का अधिकार था उसकी अवहेलना की गई। संपत्ति के अधिकार और समानता के अधिकार की क्या की गई, अवहेलना एक तरह से की गई। और जो संपत्ति के अधिकार और उसके अवहेलना के साथ साथ क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो सामाजिक कानून थे, मुख्यतः कौन से कानून, जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून थे, उनको उसमें 9वीं अनुसूची में रख दिया गया ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा ना की जा सके। इस प्रकार सरकार ने क्या काम किया, जो जमींदारी व्यवस्था थी उससे छुटकारा पाए, उसकी उन्मूलन के लिए ये कदम उठाया गया। इससे रिलेटेड एक तो केस है, एक ऐसा ही केस है, वो केस का नाम है शंकरी प्रसाद बनाम। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार केस। भारत सरकार बात, इस बात में बोला गया कि जो संविधान जो मतलब पार्लियामेंट है वो मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है। तो इसमें बोला गया जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जब पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है तो इसी से रिलेटेड एक और केस आया जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य सरकार। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य सरकार का केस आया है। राजस्थान सरकार बाद आई, ये कब आता है, ये आता है 1965 में केस आता है। इसमें अपने पहले के निर्णय को ही क्या किया गया, कायम किया गया कि मतलब जो मतलब पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इससे आगे 2 साल बाद 1967 में केस आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस। इसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 के रेशो से बताया कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। और इसी केस में पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत भी दिया गया और कहा गया कि जो ये निर्णय है ये आगामी जो अब से नए कानून आएंगे उनके लिए है, ना कि जो पीछे के कानून जो पीछे घट चुका है उसके लिए नहीं है। उसके बाद क्या गया, जो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1971 में और संविधान में आर्टिकल 13 के 4 को शामिल किया गया। आर्टिकल 13 के 4 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत किसी संविधान संशोधन को आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या समझाएगा, संशोधन नहीं समझा जाएगा। और उसके साथ साथ आर्टिकल 368 को भी संशोधित किया गया और बताया गया कि संसद को जो किसी भी संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दी जाती है। जब संसद को किसी भाग को संशोधन करने की शक्ति दे दी गई है उसके बाद एक और केस आता है 1973 में। 1973 में केस आता है केशवानंद भारती
मामला, जिसमें 13 जजों की पीठ थी। उन 13 जजों में से 7-6 के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया और मतलब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की सिद्धांत दिया गया। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कौन से केस में दिया गया, तो वो कौन सा केस था, वो केशवानंद भारती मामला था। केशवानंद भारती मामले में बताया गया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, लेकिन हालांकि ना तो संविधान में आधारभूत ढांचे पद की कहीं व्याख्या दी गई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे को जस्टिफाई किया। लेकिन ये बताया इस केस में कि जो संसद है वो पूरे जो संविधान है सबको संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो जब आधारभूत ढांचा है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनसे उन्हीं के आधार पर आधारभूत ढांचे को तय किया गया। उसमें आधारभूत ढांचे के आधार क्या रखे गए, मतलब कि जो भारत की संप्रभुता की बात की गई, गणतांत्रिक और संसदीय प्रणाली की बात की गई, और उसके साथ साथ संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ की बात की गई, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई, और मौलिक अधिकारों और जो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उनके बीच में संशोधन की बात, उनके बीच में जो संतुलन बनाए रखने के लिए बात की गई है। ठीक है, तो उनके बीच में बात की गई। तो उसके बाद एक और केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कायम रखा है। तो अगर हम आगे अभी बात करें तो 9वीं अनुसूची की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी केशवानंद भारती मामले 1973 में कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी विषयों की न्यायिक समीक्षा की जाती है। कौन सी न्यायिक समीक्षा, जो केशवानंद भारती मामले के बाद के जोड़े गए हैं, जो 1973 से पहले वाले 9वीं अनुसूची में जो कानून दिए गए हैं या जो नियम रखे गए हैं उनको नहीं संशोधन किया जा सकता। जो 1973 के बाद रखे गए हैं उनका संशोधन किया जा सकता है। तो हम कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है उसकी कहीं ना कहीं आंशिक समीक्षा की जा सकती है, बल्कि पूर्ण समीक्षा नहीं की जा सकती है। क्या की जा सकती है, उसकी आंशिक रूप से समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये केस थे, और इन्हीं के आधार पे आपको अगर कोई क्वेश्चन लिखने को आता है कि 150 शब्दों में लिखना है या 250 शब्दों में लिखना है, तो आपको केस बाय केस पूरा जो आपका व्यू है वो व्यू आपको दे देना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग के जरिए क्या करते हैं, अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं समाप्त यहाँ, और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कल, बताते हैं नेक्स्ट क्लास जो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। ठीक है, बाय।